नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। और सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों को। बच्चों सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट और क्लास की करते हैं हम लोग शुरुआत। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में किस तरह के प्रश्न आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। आप लोग समझदारी से पढ़िएगा, जल्दीबाजी में नहीं, क्योंकि जल्दीबाजी की आदत रहेगी तो यही आपको परीक्षा हाल में नुकसान भी पहुंचाएगी। धैर्य से पहले प्रश्न को पढ़िए, समझिए क्या पूछना चाह रहा है, तब आप उसका आंसर दीजिए। ओके बच्चों, तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करती हूँ। ये रहा आज का पहला सवाल। अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने, या डॉक्टर शहीदुल्लाह ने, या डॉक्टर प्रबोध चंद्र बनर्जी ने, या डॉक्टर हरमन याकोबी ने, या महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने? सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? सभी लोग इसका आंसर दें। बच्चों, सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से जिसने संग्रहित किया है वह है महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने संग्रहित किया है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने संग्रहित किया है। इसलिए क्या होगा? ई। क्वेश्चन नंबर विकल्प में ई है बच्चों, तो करेक्ट आंसर ई होगा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। क्योंकि अगर महामहोपाध्याय जी को देखा जाए, हरप्रसाद शास्त्री को, तो इन्होंने बौद्ध गान ओ दोहा नाम से बच्चों संग्रहित किया है। बौद्ध गान ओ दोहा, मैं इनका नाम लिख दे रही हूं। बौद्ध गान ओ दोहा, दोहा नाम से संग्रहित किया बच्चों। ओके, इसको याद रखिएगा। बौद्ध गान और दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा इन्होंने संग्रहित किया अपने इस रचना में। ओके बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ई होगा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है? जायसी में, या तुलसी में, या कबीर में, या देवसेन में? बच्चों इसमें पूछा क्या जा रहा है कि आदिकाल के कवि सरहपा हैं। सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित जो हुआ है, आगे जाके सरहपाद की काव्य परंपरा में नाथ पंथ विकसित होता है। उस नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि ने आगे बढ़ाया है? तो वह है बच्चों कबीर है। कबीर है बच्चों, सदुक्कड़ी भाषा के कबीर हैं। ओके बच्चों, इन्होंने उसको आगे बढ़ाया है। आगे चलकर जो रूप नाथ पंथ और हठ योग के पल्लवन में था उसी को आगे बढ़ाया है कबीर दास ने। इनके अंदर भी वही चीजें आ गई हैं, इसलिए सी इज द राइट आंसर, कबीर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भाषाओं की दृष्टि की, नवीन भावनाओं है बच्चों, भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। इस सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है बच्चों? यह कथन किसका है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप
सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। इस सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन किसका बच्चों? रामकुमार वर्मा का है, या धीरेन्द्र वर्मा का है, या गणपति चंद्र गुप्त का है, या फिर मिश्र बंधुओं का है? यह कथन किसका है बच्चों? यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। किसका? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है बच्चों, रामकुमार वर्मा का है। ओके, तो इसलिए ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल है, या कर्नल टाड है, या श्यामल दास हैं, या गौरी शंकर हीराचंद ओझा है? वह कौन से विद्वान है जो बच्चों नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक माना है? किसने माना बच्चों इसमें से? तो यह है कर्नल टाड। कर्नल टाड ने माना बच्चों, क्योंकि नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो का संस्करण जो प्रामाणिक मानने का वाला विद्वान जो है वो कर्नल टाड है, क्योंकि कुछ लोगों ने अप्रामाणिक अर्ध प्रामाणिक माना है। प्रामाणिक की बात करें, प्रामाणिक में बच्चों श्याम सुंदर दास हैं, मिश्र बंधु लोग हैं, मोहनलाल विष्णुलाल हैं, विष्णुलाल पांड्या हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हैं, और कर्नल टाड है। ये लोग प्रमाणित माने हैं इसको, पृथ्वीराज को नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित होने को। ओके बच्चों, और बाकी लोगों ने अब जैसे अप्रामाणिक में कौन माना? रामचंद्र शुक्ल ने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने माना है, और श्यामल दास ने भी माना बच्चों, श्यामल दास ने भी माना, अप्रामाणिक माना है। ओके, और गौरी शंकर भी माने हैं। ये तीनों लोग अप्रामाणिक माने हैं, रामचंद्र शुक्ल, श्यामल दास और ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये लोग बच्चों अप्रामाणिक माने हैं। हम इन लोगों का एक साथ कर दे रहे हैं, ये लोग अप्रामाणिक माने हैं, अप्रामाणिक माने बच्चों ये लोग। और कर्नल टाड इसे क्या माने हैं? प्रामाणिक माने हैं, इसलिए बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? किस काव्य धारा का ग्रंथ है बच्चों भरतेश्वर बाहुबली रास? जैन साहित्य है, या रासो साहित्य है, या सिद्ध साहित्य है, या फिर नाथ साहित्य है? भरतेश्वर बाहुबली रास किस काव्य धारा का ग्रंथ आप इसको मानेंगे बच्चों? सभी लोग इसका आंसर है बच्चों भरतेश्वर बाहुबली रास यह जैन साहित्य काव्य धारा का ग्रंथ है, जैन साहित्य काव्य धारा का ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास। ओके बच्चों, इसके लेखक कौन है भरतेश्वर बाहुबली रास के बच्चों? तो यह है शालिभद्र सूर की रचना है, शालिभद्र सूर की रचना है, शालिभद्र सूर की रचना है। ओके बच्चों, ये भी याद रखिएगा, इसके लेखक शालिभद्र सूर हैं। ओके बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा जैन साहित्य। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है, यानी पत्थरों पर लिखी हुई मिली है? ऐतिहासिक है, वर्ण रत्नाकर की, वसंत विलास, या उक्त व्यक्ति प्रकरण, या फिर राउल बेल। शिलांकित रचना इनमें से कौन है बच्चों? शिलांकित रचना की अगर बात करें हम तो शिलांकित रचना बच्चों राउल बेल है, बच्चों, राउल बेल है। इसकी रचना किस कवि ने किया राउल बेल के बच्चों? तो रोड़ा कवि हैं। कौन है? रोड़ा कवि हैं, रचनाकार इसके रोड़ा कवि हैं। कौन है? रोड़ा कवि हैं। ये रचना कब की गई बच्चों? 10वीं से 11वीं शताब्दी में गद्य पद मिश्रित, इसे चंपू काव्य भी कहा जाता है, गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है।
ये पूछा जाता है बार बार। इनमें से कौन चंपू काव्य है बच्चों? तो ये राउल बेल है। ओके बच्चों, ओके। मिश्रित चंपू काव्य है, गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है, इसको भी याद रखिएगा। कभी भी पूछता है, अक्सर ये पूछा जाता है, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट में रखिएगा बच्चों। अक्सर किसी भी परीक्षा, चाहे आपका जीआईसी हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, कहीं भी हो बच्चों, ये पूछा जाता है बार बार। और इसको भी याद, गद्य पद मिश्रित रचना कौन है? तो राउल बेल है। इसको चंपू काव्य कहा जाता है। इसके लेखक कौन है? तो रोड़ा कवि। ओके बच्चों, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आइए देखते कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है, तो बिल्कुल सही है। इसमें कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो ए वाला तो बिल्कुल सही निकला। अब आइए देखते हैं बी में। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। बेटा अंतर है, ही अंतर है। और चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की रचना भी की है। तो इसमें से अगर हम देखें तो ए भी सही है, डी भी सही बच्चों। डी, सी और ए तीनों सही है, बी नहीं सही है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्योंकि देखा जाए तो दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं, ऐसा नहीं अंतर है बच्चों। यह आदिकालीन साहित्य में से संबंधित यह कथन सही नहीं होगा। चर्या पद एक प्रकार का गीत होता है जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाया जाता है। ओके बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या आप लोगों ने माना? बी। बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि रचना और रचनाकार के दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो अब बताइए इसमें कौन सुमेलित नहीं बच्चों? प्रबंध चिंतामणि, पता नहीं, ये तो नहीं मुझे मालूम। विनय चंद्र सूर, पाहुड़ दोहा, राम सिंह, नेमिनाथ चर्यु, हरिभद्र सूर, भविष्यत कहा धनपाल। तो बच्चों प्रबंध चिंतामणि जो है मेरुतुंग की है। किसकी है? मेरुतुंग की है, ना कि विनय चंद्रसूर की। इसलिए यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। ओके बच्चों, विनय चंद्रसूर की रचना की अगर हम बात करें, इसके रचनाकार को हम लिख दे रहे हैं मेरुतुंग। मेरुतुंग इसके रचनाकार हैं। लेकिन विनय चंद्रसूर की रचना नेमिनाथ चौपई है। इनकी रचना नेमिनाथ चौपई बच्चों, नेमिनाथ चौपई इनकी रचना। किसकी? विनय चंद्रसूर की। और प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार मेरुतुंग जी हैं। ओके बच्चों, तो इसलिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि जसहर चरित्र के लेखक कौन हैं? जसहर चरित्र के लेखक कौन है? स्वयंभू हैं, या पुष्पदंत हैं, या धनपाल हैं, या अब्दुल रहमान हैं? जसहर चरित्र के लेखक कौन है? जसहर चरित्र किसकी रचना बच्चों? तो यह पुष्पदंत की है। किसकी है? पुष्पदंत की रचना है जसहर चरित्र। ओके बच्चों, जसहर चरित्र, इनकी पुष्पदंत की रचनाएं और भी हैं बच्चों, जैसे महापुराण, ऋय कुमार चर्यो। महापुराण में 63 महापुरुषों की जीवन चरित्र वर्णन बच्चों महापुराण में। पुष्पदंत को बच्चों हिंदी का भवभूत भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। हिंदी का भवभूति किसको कहा जाता है? भवभूति किसको कहा जाता है? पुष्पदंत को। ओके बच्चों, इस बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया? पुष्पदंत। अगर स्वयंभू का हम देखें तो स्वयंभू बच्चों हैं पौम चर्यु रचना इनकी। पौम हम लिख दे रहे हैं, पौम चर्यु इनकी रचना है स्वयंभू की। धनपाल की भविष्यत कहा है बच्चों,
भविष्यत कहा। बच्चों हिंदी का भवभूत पुष्पदंत को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और अब्दुल रहमान की रचना बच्चों ये है संदेश रासक। संदेश रासक है। ओके बच्चों, ये भी याद रखिएगा। अब्दुल रहमान की रचना ये है, और धनपाल की रचना ये है, और स्वयंभू की रचना पौमचर्यु है। ओके बच्चों, और ये रचना नहीं है, पुष्पदंत को हिंदी का भवभूत कहा जाता है, इसलिए ये मैंने लिखा है। ओके बच्चों, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दब्ब सहाव पयाय नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है? आसगु कवि ने, या शालिभद्र सूरि ने, या देवसेन ने, या जिनधर्म सूरि ने। बच्चों दब्ब सहाव पहाय नामक अपभ्रंश में ग्रंथ ही किसका है? बच्चों ये देवसेन का है, जिन्हें माइल धवल भी कहा जाता है। देवसेन का है, सी इज द राइट आंसर। जिन्हें माइल धवल के नाम से भी जाना जाता है, मैं यहां ब्रैकेट में लिख दे रही हूं, माइल धवल के नाम से भी जाना जाता है। ओके बच्चों, दब्ब सहाव पाया यह रचना है देवसेन की। बच्चों ओके, आसगु की अगर हम कहें तो चंदन बाला रास है, मैं यहां लिखते चल रही हूं, चंदन बाला रास है, चंदन बाला रास आसगु की रचना। बच्चों शालिभद्र सूर की बच्चों है भारतेश्वर बाहुबली रास, अभी पीछे भी हम लोग पढ़े हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास है। जिन धर्म सूर की स्थूल भद्र रास है। बच्चों स्थूल भद्र रास है। ओके बच्चों, रास है, इसको भी याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा देवसेन। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? किस प्रकार का काव्य बच्चों संदेश रासक? प्रबंध काव्य है, या खंड काव्य है, या महाकाव्य है, या मुक्तक काव्य? बच्चों संदेश रासक किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? बच्चों एक खंड काव्य है, अब्दुल रहमान की रचना है। संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। और ये बच्चों किस तरह का है ग्रंथ है? तो एक खंड काव्य है। किसका है? खंड काव्य। बच्चों खंड काव्य है, यह मेघदूत से प्रेरित है। कालिदास की रचना मेघदूत से प्रेरित है बच्चों यह रचना संदेश रासक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। बी इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखें। इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई? बच्चों 20 मानी गई है, 12 मानी गई है, या 10 मानी गई है, 18 मानी गई है? आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? बच्चों 12 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 12 मानी गई है, 12। तो बी इज द राइट आंसर बच्चों, 12 मानी गई है। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना? बच्चों बीसल देव रासों की, या परमाल रासों की, या पृथ्वीराज रासों की, या खुमान रासों की? बच्चों कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना से यह रचना की गई? बच्चों तो कैमास वध जो बच्चों पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रमुख घटना है। पृथ्वीराज रासो की ग्रंथ की प्रमुख घटना है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो भी आपको पता होगा, चंद बरदाई हैं। ओके बच्चों, चंद बरदाई हैं। ओके, बीसल देव रासो किसकी है? बच्चों नरपति नाल की है। नरपति नाल है। परमाल रासो बच्चों किसका है?
जगनिक का है परमाल रासो, जगनिक का है, जगनिक का। पृथ्वीराज रासो किसका हो गया? तो यह चंद्रबरदाई का हो गया। चंद्रबरदाई का हो गया। खुमान रासो बच्चों किसका है? तो दलपति विजय का। किसका है? दलपति, दलपति विजय की रचना है। ओके बच्चों, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? कैमासवध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना? पृथ्वीराज रासो की घटना है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन है? अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? रामायण है, या रामचंद्रिका है, या पौमचर्यु है, या महापुराण? बच्चों अपभ्रंश भाषा में लिखा रामचरित्र कौन सा है? बच्चों यह कौन है? पौमचर्यु है। स्वयंभू की रचना है पौमचर्यु। स्वयंभू की रचना पौमचर्यु बच्चों रामचरित्र अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ है। तो इसको भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। टीजीटी में नहीं तो पीजीटी में जरूर पूछा जाएगा। ओके बच्चों, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि पुस्तक जल्हड़ हथ दय चल गज्जन नृपकाज, इस पंक्ति में किस पुस्तक के बारे में संकेत है? पुस्तक जल्हड़ हथ दय चल गज्जन नृपकाज, इस पंक्ति में किस पुस्तक के बारे में संकेत किया गया है? पृथ्वीराज चरित के बारे में, या पद्मावती के बारे में, या पृथ्वीराज विजय के बारे में, या पृथ्वीराज रासो के बारे में? बच्चों ये जो पंक्ति दी गई है यह पृथ्वीराज रासो पुस्तक के बारे में संकेत किया गया। किसमें? पृथ्वीराज रासो के बारे में संकेत किया गया, क्योंकि ये पूरा नहीं हुई थी प्रथम भाग, तो इसलिए दूसरे अपने शिष्य के हाथ में इन्होंने देकर इसको पूरा कराया है, क्योंकि चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने इसको पूरा किया था। ओके बच्चों, तो डे इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल है, पिंगल है, अपभ्रंश है, या फिर अवधि है? पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है बच्चों? तो यह है डिंगल। डिंगल भाषा में लिखा गया है। अपभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रित रूप जो है वही डिंगल कहलाता है, और अपभ्रंश और ब्रज भाषा में का मिश्रित जो काव्य होता है उसे पिंगल कहा जाता है। तो यह अब किस भाषा में है? डिंगल भाषा में बच्चों, डिंगल। अब मैं यहां स्पष्ट कर दे रही हूं, अपभ्रंश और राजस्थानी। डिंगल किसे कहते हैं? अपभ्रंश, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी का मिश्रित, राजस्थानी का मिश्रित रूप ही क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है, डिंगल कहलाता है। लेकिन अपभ्रंश और ब्रज भाषा, अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा का मिश्रित रूप, ब्रज भाषा का मिश्रित रूप पिंगल कहलाता है। ये पूछ दिया जा सकता है कभी, तो इसको भी याद रखिएगा। ओके बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, पिंगल कहा जाता है इसको, ये इंपॉर्टेंट में है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? राउल बेल, हम्मीर रासो, विसल देव रासो, या फिर भरतेश्वर बाहुबली रास? किसको? प्रश्न पहले ध्यान से भी, इसमें से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है, हिंदी की रचना मानी जाती है बच्चों? तो यह बीसल देव रासो को माना जाता है, बीसल देव रासो को माना जाता है बच्चों। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है बीसल देव रासो। ओके, नरपत नाल द्वारा यह रचनाकार इसके नरपत नाल हैं, नरपति नाल है, अभी पीछे भी मैंने बताया है, नरपत नाल इसके रचनाकार हैं। इन्होंने 1212 ईस्वी में बच्चों इसकी रचना, श्रृंगारिक रचना की है।
इसकी 1212 में श्रृंगारिक रचना की है बीसल देवरासो की। ओके बच्चों, इसी बच्चों बीसल देवरासो में ही 12 मासा का वर्णन मिलता है। बीसल देवरासो में ही 12 मासा का वर्णन मिलता है। 12 मासा का वर्णन इसी में मिलता है। ओके बच्चों, ये भी याद रखिएगा, बीसल देवरासो में। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि पंडिय सयल सत्य बखाड़ई देहहि बुद्ध सबसंत न जाड़ई। यह किसकी काव्य पंक्ति है? यह काव्य पंक्ति किसकी बच्चों? विद्यापति की है, या मुंज की है, या पुष्प की है, या सरहपा की है बच्चों? पंडिय सयल सत्य बखाड़य देहहि बुद्ध बसंत न जाड़य। यह काव्य पंक्ति किसकी है बच्चों? तो यह सरहपा की है, सरहपाद की है बच्चों। यह काव्य पंक्ति सरहपाद की है। ये प्रथम कवि भी माने जाते हैं आदिकाल के। सरहपाद द्वारा रचित है यह पंक्तियां। ओके, तो डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? खुमान रासों में, या परमाल रासों में, या बीसल देव रासों में, या पृथ्वीराज रासों में बच्चों? आल्हा उदल के वीर सरदार जो हैं दो थे, उनकी वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये बच्चों परमाल रासों में मिलता है। किस में मिलता है? परमाल रासों में मिलता है। परमाल रासों में मिलता है बच्चों। ये आदिकालीन रचना है, जगनिक की है। जगनिक की है आदिकालीन रचना, किसकी है? जगनिक की। जगनिक की है बच्चों आदिकालीन रचना परमाल रासो बच्चों। यह आला छंद में लिखा गया है, तो बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? हिंदी का पहला कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे माना बच्चों? विद्यापति को माना है, या अमीर खुसरो को माना है, या सरहपा को माना है, या फिर स्वयंभू को माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि राम कुमार वर्मा ने किसे माना बच्चों? तो स्वयंभू को माना है। किसको माना है? स्वयंभू को माना है। इसलिए डी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, अगर सरहपा की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। सरहपा को पहला हिंदी का कवि किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने माना है। ओके बच्चों, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नेमिनाथ को, या मत्स्येंद्रनाथ को, या गोरखनाथ को, या आदिनाथ को? नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता बच्चों? बार बार पूछा हुआ सवाल है ये बच्चों। गोरखनाथ को माना जाता है, क्योंकि मत्स्येंद्रनाथ जिसे मच्छंदरनाथ के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं के मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे गोरखनाथ। इन्हीं को बच्चों नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। ओके बच्चों, तो इस करेक्ट आंसर होगा सी, गोरखनाथ। सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कामायनी को, या पृथ्वीराज रासो को, या खुमान रासो को, या बीसल देव रासो को? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया बच्चों? तो पृथ्वीराज रासो को माना गया। किसको माना गया है? पृथ्वीराज रासो को माना गया है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। ये आदिकालीन रचना है, इसके रचनाकार चंद्रवरदाई जी हैं। ओके बच्चों, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है होता है। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या महात्मा गांधी का है, या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन बच्चों? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है।
यह कथन किसका बच्चों? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ओके बच्चों, ओके। तो डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही डॉट डॉट के इन पदों को भी, यह किसके पदों की तुलना आचार्य शुक्ल ने गीत गोविंद से की है? विद्यापति के पदों की, या सूरदास के, या तुलसीदास के, या कबीर दास के? किसके पदों की तुलना बच्चों शुक्ल जी ने गीत गोविंद से की है इस कथन में? बच्चों विद्यापति के पदों की तुलना शुक्ल जी ने गीत गोविंद से की है। ओके, शुक्ल जी ने विद्यापति के पदों की तुलना गीत गोविंद से की है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। यहाँ विद्यापति होना चाहिए। वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी तो बच्चों तुलना गीत गोविंद से किया गया है। ओके बच्चों, तो ए इज द राइट आंसर। अब आइए आज का आखिरी सवाल होगा, देसिल बयना सब जन मिठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है? देसिल बयना सब जन मिठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है बच्चों? सधुक्कड़ी भाषा की, या पुरानी अपभ्रंश की, या प्राकृत की, या देसी भाषा की? देसिल बयना सब जन मिठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है बच्चों? बच्चों ये देसी भाषा की काव्य पंक्ति है। किसकी है? देसी भाषा की काव्य पंक्ति है। देसी भाषा अर्थात मैथिली भाषा, देसी भाषा अर्थात मैथिली भाषा बच्चों हम लिख दे रहे हैं। मैथिली भाषा भी इसे मैथिली भाषा भी इसे कहेंगे। अगर प्रश्न में मिल जाए विकल्प में तो मैथिली भाषा भी देसी भाषा है तो आप इसको पहली प्राथमिकता देंगे। अगर देसी भाषा नहीं है, केवल मैथिली है, तो आप इसको आंसर दे दीजिएगा। ओके बच्चों, तो डी इज द राइट आंसर। ओके, तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक। हम फिर मिलेंगे कल आपसे अपने राइट टाइम, यानी कब? शाम 6 बजे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।